नमस्कार दोस्तों। तो पॉलिटी के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के 3 लेक्चर मैं करा चुका हूँ, ये चौथा लेक्चर है। तो आज फिर 40 से 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें जानने को मिलेंगी। एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी आपकी, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्वीटी जैसी हो गई है क्योंकि नाक मेरी ब्लॉक है, ठीक है। तो जेंडर चेंज लग रहा होगा, मेरी वॉइस में बहुत दिक्कत आ रही है। खैर, समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 109। कह रहा है भैया इनमें से कौन सी सूची सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है, ठीक है। 109 में कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों 1 मतलब फॉरेस्ट, क्या ये समवर्ती सूची में है, मतलब कंकरेंट लिस्ट में है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है, ये आता है आपकी कौन सी सूची में, सेंट्रल लिस्ट में, मतलब संघ सूची में। किस में आता है, संघ सूची में। दूसरा वाला डाकघर बचत मतलब पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है, ये संघ सूची बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य की बात करें अगर, हेल्थ की दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ, ये राज्य सूची है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका दूसरा गलत है, ठीक है। किसी तरह की समस्या है तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 110 नंबर देखते हैं। आज मतलब टोटल आपको इस वीडियो में ये पता चल जाएगा, केंद्र सूची, राज्य सूची, मतलब केंद्र को तो संघ सूची बोलते हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट हैं, इतने ही में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, इस चीज़ की भी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहली चीज़ कह रहा है केंद्र सूची जो है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट मतलब बचे हुए जो तीनों में ना आए, ये मैचिंग करनी है आपको, ठीक है। चलिए तो केंद्र सूची इनमें से क्या होगा दोस्तों, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। तो दोस्तों पुलिस तो राज्य सूची होती है। अंतरिक्ष अनुसंधान, ये तो आप सबको पता होगा, केंद्र का काम है इसमें, क्योंकि भैया केंद्र ही देखेगा ये सब, है ना। चलिए राज्य सूची मतलब जनगणना जो है, ये भी केंद्र का काम है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची में। आइए मैचिंग करा देता हूँ फिर मैं आपको। तो केंद्र सूची दोस्तों इनमें से हो जाएगा जनगणना, मतलब पहला एक का 3 हो गया। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो होती है, पुलिस और लोक व्यवस्था, ये राज्य सूची का हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, है ना। ये राज्य भी इसमें कानून बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। अब जो अंतरिक्ष अनुसंधान है, ये अवशिष्ट विषय में आ जाते हैं, ठीक है, रेसिड्यूरी पावर, ठीक। चलिए तो यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दल बदल विरोध कानून से है। दल बदल विरोध भैया कब ऐड करा गया, तो ये 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 से ऐड करा गया, ठीक है। इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, ये बताना है। कौन सा संघ सूची में नहीं आता है दोस्तों, तो दोस्तों बैंकिंग, ये आपका संघ सूची में आता है। बीमा भी संघ सूची में आता है। जनगणना भी संघ सूची में आता है। गैस दोस्तों नहीं आता है, गैस जो है आपका राज्य सूची में आता है, ठीक है, गैस राज्य में आता है। चलिए देखते हैं 113 नंबर। तो 113 भी आसान ही है काफ़ी। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में, क्या कह रहा है, राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो दोस्तों राज्य सूची में कौन आ जाएगा इसमें, ये बताना है। तो अभी हमने करा रेलवे पुलिस। देखिए रेलवे ये संघ का सब्जेक्ट है, पर रेलवे पुलिस की अपॉइंटमेंट और रेलवे पुलिस से डील करता है कौन, राज्य, ठीक है। क्योंकि शिक्षा समवर्ती है। विद्युत जो है आपका, ये भी समवर्ती सूची है, और जंगल मतलब वन भी समवर्ती सूची है। तो ये सब कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। विद्युत आपका कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य सूची, ठीक है। सॉरी, रेलवे पुलिस हो जाएगा राज्य सूची, बाकी तीनों हो गए आपके समवर्ती सूची, ठीक है। चलिए 114 देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य सूची में है, ये बताना दोस्तों कि कौन सा राज्य सूची में आएगा। तो अभी ऊपर देखा रेलवे पुलिस, ठीक है। बाकी ये जनगणना अभी करा, किस में आ जाएगी दोस्तों, संघ सूची में आ जाएगी। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये भी दोस्तों अभी हम लोग कर चुके हैं। परिवार नियोजन, ये भी आपका किस में आ जाएगा, समवर्ती सूची में आ जाएगा, ठीक है। और निगम कर दोस्तों, ये आएगा राज्य सूची में, सॉरी ये केंद्र सूची में, किस में, ये केंद्र सूची में निगम कर, ठीक है। चलिए 115 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों, फिर से वही पूछ रहा है, देखिए। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया जो है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं, तो ये आपका समवर्ती सूची में है।
क्योंकि पुलिस आपको पता है ये राज्य में आती है, कारागार भी राज्य में आती है, लोक व्यवस्था भी राज्य में आती है, ठीक है। तो ये तीनों राज्य के हैं। ऐसे ही 116 कह रहा है कोहेलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है। तो ये अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने आपको, कोहेलो केस 9वीं अनुसूची, ठीक है, जो जमींदारी सिस्टम वगैरह ऐड करा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है। चलिए 117 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट है छठी अनुसूची, किन राज्यों की जनजातियों को प्रशासन से संबंधित है। तो ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, AMTM, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 118 देखते हैं दोस्तों। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, कह रहा है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची पता होगा दोस्तों, आपको पढ़ा भी होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो बता सकते हो आप। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ इसको। तो दोस्तों देखिए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ध्यान करिए, कि 10वां अनुसूची दल बदल था, 11वां जो था आपका पंचायती राज था, 12वां आपका जो था वो म्यूनसिपैलिटी, ये 12वां था नगर पालिका, ठीक है। तो पंचायती राज ऐड कब हुआ पूछ ले, तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज, क्या हो जाएगा, पंचायती राज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 119, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, भारतीय संविधान को 25 भागों में, ओरिजिनली 22 थे, प्रेजेंट में अगर देखा जाए दोस्तों तो 25 भाग हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 25, पर बांटा गया है तो ये 22 भागों में पहले बांटा गया था, ठीक है। अभी प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो 25 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 22 और 25 में है तो आपको 25 करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ओरिजिनली 22 थे, प्रेजेंटली देखोगे आप ना, काउंट करोगे, अगर जो 9B है ना, ऐसे करके तो 25 हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि संविधान में अगर आप ओरिजिनली संविधान देखो तो 1 2 3 4 22 भागों में है, पर उसके सब पार्ट भी हैं, जैसे 4A आपका फंडामेंटल ड्यूटी से करता है ना, ऐसे ही 14A ट्राइब्यूनल से डील करता है आपका। अगर देखा जाए 10 के बाद जो आता है 11A, ये आपका म्यूनसिपैलिटी मतलब जो नगर निगम होता है उससे, है ना। तो आयोग में इसमें कन्फ्यूजन आंसर में रहता है, ठीक है। तो आपको जो याद रखना है, आप याद रखो 22 भाग। अगर संविधान को पूछे कितने भागों में बांटा गया है तो 22, और अगर पूछ ले कितने भाग हैं प्रेजेंटली तो 25 बताना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कह रहा है संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। तो आप ये समझो, पंचायत बनाने की जो परिकल्पना है ये कौन से पार्ट में डाली गई है दोस्तों, तो पार्ट 9 में है, ठीक है। अभी बताया कौन से अमेंडमेंट थे, 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ठीक है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ठीक है। चलिए ऐसे ही दोस्तों 121 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है, ठीक है। संघ और किसके बीच में दोस्तों, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बारे में बात करता है। तो ये दोस्तों भाग 11, कौन सा पार्ट है दोस्तों, भाग 11 अध्याय 1, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियां बांटने का काम करता है। ऐसे ही 122 में बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से बात करता है, तो ये दोस्तों क्या सही है, तो ये दोस्तों गलत नहीं, बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों क्या संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से, नहीं, दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता दी गई है। क्या संविधान का जो तीसरा भाग है उसमें नागरिकता दी गई है दोस्तों, तो क्या ये बिल्कुल सही है, तो ये भी दोस्तों गलत है, क्योंकि तीसरे में नहीं, फंडामेंटल राइट दिए गए हैं तीसरे में। संविधान का चौथा का जो भाग है, फोर्थ है, वो मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, तो ये सही है दोस्तों। संविधान का पांचवा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से डील करता है, ये गलत है, क्योंकि पांचवा भाग जो है वो यूनियन गवर्नमेंट से डील करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए दोस्तों देखते हैं 123 नंबर। 123 कह रहा है फिर से मैचिंग करने के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे पार्ट इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 9 किससे डील करता है।
तो दोस्तों 9 अभी हमने बताया आपको पंचायत से, किससे, पंचायत से। पार्ट 8 दोस्तों जो है वो संघ क्षेत्र, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है भारत की, उससे आर्टिकल 239 से 242, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 4A आप सभी को पता होगा दोस्तों, 4A किससे डील करता है। 4A में दोस्तों क्या दिया गया है, 4A में आप क्या आ जाएंगे, मूल कर्तव्य, क्या आ जाएंगे, मूल कर्तव्य, क्योंकि मूल कर्तव्य को हिंदी में फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। और ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुई है, आप सबको पता है। 10 ड्यूटी थी ओरिजिनली, 11वीं कब ऐड हुई है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, ठीक है। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, ठीक है। तो आपका सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 9 की अगर बात करें, जो 9A है, तो 9A किससे डील करता है दोस्तों, नगर पालिका से, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। किसी तरह का दुख परेशानी तो बता सकते। चलिए दोस्तों 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 कह रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो पंचायत भाग 9 में है, ये बिल्कुल सही है। नगर पालिका 9A मतलब 9 में है, ये भी सही है। सहकारी समितियां मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी 9 में है, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है, अधिकरण भाग 14A में है, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड करा था। आर्टिकल 323A 323B इसी में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 125 देखते हैं। फिर से कह रहा है मैचिंग करनी भैया इसमें, ठीक है, कर देते हैं मैचिंग। तो मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में है, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है भैया, बिल्कुल सही है ये। मौलिक कर्तव्य अभी पढ़ा हम लोगों ने, भाग 4A में है, जो कि 42 संविधान में अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था, ठीक है। अब संघ जो है दोस्तों, तो संघ जो है ये भाग 5 में है। भाग किस में है, 5 में है। आपात उपबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए, पार्ट 18 में है दोस्तों। तो ये पार्ट जितने हम लोग कर रहे हैं ना, अगर आप इतने ही पार्ट्स कर लोगे, है ना, ये सब पार्ट जितने हम लोग ने आज इस क्वेश्चन में करे हैं, मतलब इस चैप्टर में, इन पार्ट से, इससे पहले शेड्यूल करें हैं, उससे पहले आर्टिकल करें, काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर देखते हैं 126, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों देखो, अभी हम लोगों ने 126 में करा आपात उपबंध, है ना, अभी करा ना। तो अब अगर आपको याद हो दोस्तों, तो आपात उपबंध बताओ ज़रा। तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में होगा, यानी डी का ए मिला हमको, डी का ए, और डी का ए देखो कहाँ है, बी में, तो ऑप्शन बी हो गया कि नहीं, है ना। एक भी या दो अगर ना, तो काम हो जाता है कई बार। तो चलिए हम लोग को और मैच करते हैं। तो संविधान का भाग 15 दोस्तों इलेक्शन कमीशन से डील करता है, यानी निर्वाचन हो गया। संविधान का भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से डील करता है, ये यानी स्त्री हो जाएगा इसका। संविधान का भाग अगर 17 देखा जाए दोस्तों, तो ये जो है ये डील करता है आपका राजभाषा से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज से, ठीक है। तो इस तरह से आप मिला सकते हो, इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पार्ट्स ज़रूर याद रखिएगा। चलिए 127 देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है दोस्तों, ये बताना है। तो भाग 16 बताइए दोस्तों। सो दोस्तों अभी करा ना हमने, कुछ वर्गों के विशेष उपबंध, ये किस में आ जाते हैं, आपके भाग 16 में आ जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए 128 देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही, बताना है ये कि जो आपके संविधान में लिखा है क्या सही लिखा है। थोड़ा एनालिटिकल है, एनालिसिस करोगे तो बता सकते हो। क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, नंबर ए। क्या संपूर्ण संप्रभुत्व धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बताइए दोस्तों क्या इसका होगा सही आंसर। थोड़ा सा एक बार और पढ़िए, एनालिटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो दोस्तों पढ़ दिया होगा आपने मुझे लगता है। तो दोस्तों इसको ये समझिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये होगा इसका।
क्योंकि दोस्तों धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर वर्ड, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो है ये तो 42 संविधान अमेंडमेंट 1976 से आए थे ना, है ना, तो ये वर्ड तो ऐड हुए नहीं थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह की दुख तकलीफ हो तो आप बता सकते हो। दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्र, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको प्रियम्बल दिखाता हूँ। दोस्तों आपने प्रियम्बल पढ़ा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ये न्याय। न्याय देखिए कितने प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है कि नहीं। तो ऐसे ही समता, प्रतिष्ठा और अवसर की है। ठीक है, 2 टाइप की इक्वालिटी है, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे अखंडता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन प्रियम्बल में अक्सर आते हैं, प्रियम्बल जरूर याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 टाइप, 4 3 2 1 ऐसे। ठीक है, मतलब 3 टाइप के न्याय हो गए, 5 टाइप की स्वतंत्रता हो गई, 2 टाइप की आपकी इक्वालिटी हो गई और अखंडता। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों देखो, सेक्युलर संविधान की प्रस्तावना में ऐड कर दिया गया ना, तो ये बताता है। हालांकि देखो आप एक चीज़ अगर यूपीएससी के हिसाब से देखो ना, तो आर्टिकल 25 से 28 भी तो सेकुलरिज्म की ही परिभाषा दे रहा है कि हर धर्म को भैया आज़ादी है अपने धर्म को फॉलो करने की, अपने हिसाब से पूजा करने की, रिचुअल करने की, है ना, तो वो भी दे सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर इन दोनों में से है तो आप प्रस्तावना चूज करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 133 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में प्रस्तावना में शामिल नहीं था। तो दोस्तों प्रस्तावना याद होनी चाहिए, मैंने तो इंग्लिश में एकदम रट रखी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कितने टाइप का जस्टिस, 3 टाइप का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अश्योरिंग डिग्निटी मतलब फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, गिव्स themselves दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। आप भी करके ऐसे हिंदी में रट लो भैया। ठीक है, क्योंकि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड था, मैंने इंग्लिश में कर डाली, आप हिंदी में कर लो। कहने का मतलब है प्रियम्बल रटा होना चाहिए। प्रियम्बल को 3 पार्ट में पढ़ा करो। ऊपर वी द पीपल ऑफ इंडिया, नीचे उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, जस्टिस, सोशल, लिबर्टी, और नीचे दिया है कौन सी डेट को अडॉप्ट करा है ना। आसान है, कोई ऐसी उसमें रॉकेट साइंस नहीं। तो कौन सा शब्द भैया कह रहा है 1975 में शामिल नहीं था, तो अखंडता नहीं था, इसको 1976 में ऐड करा गया है ना, अभी करा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 134 देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, ये बताना है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, हिंदी के वर्ड देख रहे हो, अंततोगत्वा, इसकी प्रवृत्ति न्याय योग्य नहीं है, दूसरी चीज। ठीक है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालिटिकल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो आप प्रियम्बल आज देख रहे हो, ये नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही एक रिफ्लेक्शन है। मतलब उन्होंने यही चीज़ कही थी जो बाद में प्रियम्बल बनी, तो ये सही है बिल्कुल। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल। जो जो इसमें लिखा है, आप अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जस्टिसएबल नहीं है ये भी सही है।
इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है भैया। संशोधन हुआ तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, उसके बाद तक अभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आगे हो सकता है भैया मोदी जी बदल भी दें। चलो, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, इसके पास पावर ही नहीं है, ठीक है, कि ये प्रावधानों को रद्द कर दे। तो यानी ऑप्शन 1, 2, 4 ये सही है और वो दिख रहा है बी में, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये तो अब आप भी बता सकते हो आराम से। तो ये तो दोस्तों बताइए आराम से, अब आप बता सकते हो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द नहीं थे। तो समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था। ये कब ऐड हुआ अब आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा बार बार, बहुत आसान है। तो दोस्तों 1, 2, 3 ये गलत हो जाएगा, मतलब ये नहीं था। 136 देखते हैं दोस्तों। 136 कह रहा है समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ेगा। ये भी आप कर लोगे, बार बार एक ही चीज़ आ रही है, देख लो बहुत आराम से कर सकते हो आप। 137 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, ये भी आप बता लोगे आराम से, ठीक है, तो इसको भी मैं नहीं कराऊंगा। 138 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ये दोस्तों आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला, भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये दोस्तों बताना है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ कंट्री। तो ये बिल्कुल सही है भैया, चौथा। अब देखिए ना, भारत सरकार का थोड़ी कोई धर्म है, वो तो हर धर्म को प्रमोट करती है। यो बॉय, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो चलिए, खैर ऑप्शन डी हो जाएगा। जय श्री राम। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, अभी दोस्तों करा ना कि 5 टाइप की स्वतंत्रता मिलती है हमें, कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं हमें प्रदान है, बाकी हमारे पास, क्योंकि आर्थिक न्याय हमें मिलता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए 140 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना, इसको जो है संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद जरूर रखिएगा। 141 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो दोस्तों ये मैंने शॉर्ट्स में भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा था, अभी भी समझ लो। बेरूबारी यूनियन केस जो आया था, बेरूबारी यूनियन केस 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था नहीं, प्रस्तावना इसका भाग नहीं है। फिर केशवानंदा जो भारतीय केस आया 1973, उसमें बोला यस, संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है कि किसमें बोला गया कि संविधान का भाग है, तो कौन सा केस हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको वो भी केस नहीं दिख रहा है। तो दूसरा केस कौन सा है भैया, बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि संविधान उसका भाग है, ठीक है। अब ये कब आया ये भी समझ लो। तो ये दोस्तों 1994 के आसपास आया था, ठीक है, इसको भी याद रखना। बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या केशवानंदा भारती आ जाए तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। LIC ऑफ इंडिया आ जाएगा तो वो भी सही है। काफ़ी केसेस आए थे इस बात से लेके, तो काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग 142 नंबर क्वेश्चन। अब 142 कह रहा है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो अभी बताया ना आपको, बेरूबारी यूनियन केस 1960, इसमें बोल दिया गया था कि भैया सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं है, सॉरी मतलब प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। ये बेरूबारी यूनियन केस 1960 में कहा गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और केशवानंदा में बोल दिया कि यस ये उसका पार्ट है। LIC ऑफ इंडिया में उसको रिपीट कर दिया, ठीक है। बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी उसको बोला कि यस। चलिए 143, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है। तो देखो
न्याय की जो बात करता है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय मिलेगा। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब सोचने की, अभिव्यक्ति की, विचारों की आज़ादी, ये सब आपको कहाँ दिया है? फंडामेंटल राइट में दिया है, डीपीएसपी में दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी में दिया है ना। ये 3 जगहों पे इन सब चीज़ों का मेंशन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 144 भारत के संविधान में जो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना है, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो अभी कह रहा था ना, 3 प्रकार का न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय। आप देखते हो ना, समाज में सबको इक्वालिटी मिलेगी, सब में भैया सबको समान अवसर मिलेंगे ताकि वो अपने आप को ऊपर ले जा सके, आर्थिक भी, सामाजिक भी। और राजनीतिक तो देखते ही हो ना, सबको भैया चुनाव में पार्टिसिपेशन करने का बराबर मौका है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। 145 देखते हैं, निम्न में से कौन सही है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पहले एक बार इसको पढ़ो अच्छे से। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता, बवाल हो जाएगा फिर तो, ये तो गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, तो क्या ये सही है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, बहुत तेज कोल्ड है, हालत खराब हो रखी है। चलिए, क्या देश में सामाजिक समानता जो है वो पहले ही से विद्यमान थी? तीसरी चीज, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो दोस्तों ये जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सामाजिक समानता है, सोशल इक्वालिटी है, ये संविधान में क्या है? प्रत्याभूत है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान नहीं थी, इसको जो है इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी हमने संविधान में डाली है, जिससे सब लोग, मतलब कोई राजा महाराजा अब नहीं है जो अपने आप को राजा बोलेगा, चलो घर बैठो, हटो, काम खत्म। अपने आगे राजा महाराजा लगा ही नहीं सकता, आर्टिकल 18 प्रोहिब करता है। मतलब सब लोग बराबर हैं, ये संविधान में रखा गया, किसी को कोई प्रिविलेज अब नहीं मिलेगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए 146 देखते हैं दोस्तों। 146 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज हो सकते हो आप। झंडा मतलब ध्वज, राजधानी, उसकी संप्रभुता, या शासनाध्यक्ष, इसमें से कौन महत्वपूर्ण है किसी भी राज्य के लिए, मतलब देश के लिए? तो दोस्तों देखिए, किसी भी राज्य के लिए अगर उसकी संप्रभुता ही छीन लोगे तो ध्वज अपने आप ही चला जाएगा, राजधानी या राजधानी से कोई मतलब ही नहीं। संप्रभुता का मतलब समझे, अब मैं संप्रभु हूँ, जैसे कि मैं जो चाहूँ वो करूँगा, मैं ये वीडियो चाहता हूँ ये बना दूंगा, जो वीडियो चाहूँ वो बना दूंगा। पर अब अगर मैं संप्रभु नहीं हूँ तो मुझे आप जो बोलोगे मैं वही तो करूँगा, या जो जनता बोलेगी मैं वो करूँगा। तो जनता जो बोलेगी वो करना लोकतंत्र हो जाता है। ऐसे ही अगर भारत को अमेरिका जो बोले, रशिया जो बोले, ब्रिटेन जो बोले, अगर उनके प्रेशर में काम करेगा तो वो संप्रभु कहाँ से हुआ? इसीलिए तो संप्रभुता मांगी गई कि भैया हम ब्रिटेन के अंदर में ना काम करें, कि चलो आपने स्वराज तो दे दिया पर अभी भी हम संप्रभु नहीं है कि जो आप वहाँ से बोलोगे हम वो करेंगे, तो पपेट बनना ठीक नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो संप्रभुता यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 147 देखते हैं, भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताना है, ठीक है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, मतलब कॉमनवेल्थ का, बिल्कुल भाई हैं हम। और कॉमनवेल्थ क्या होता है? जितने भी देश आज कॉमनवेल्थ में हैं, 55+ देश हैं शायद, ये सब एक टाइम अंग्रेजों के गुलाम थे। अब ये गुलामों का समूह आके भैया खेलता है, अपना दुखड़ा रोता है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की समृद्धता संप्रभुता की सेवा करती है, क्या ये बात सही है दोस्तों? सो दोस्तों इसका बी गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया हमारा राष्ट्रमंडल में शामिल होने से हमारी किसी तरह से समृद्धता से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, वो हम जब चाहें तब छोड़ सकते हैं। केवल एक सही है इसका। भारतीय संविधान के में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों किस प्रकार की शासन प्रणाली हम ले रखी? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदीयात्मक। तो दोस्तों जी हाँ बिल्कुल, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ले रखा है ना, तो इम्पोर्टेंट है हमने। और कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। चलिए, संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो ये बिल्कुल दोस्तों सही है,
यानी विधायिका जो होती है लेजिस्लेचर, वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। मान लो अब ये संसद है, अब इस संसद में ये जो सांसद है, यही तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब कार्यपालिका है, मंत्री हैं जो। अब मंत्री आए तो यहीं से हैं, अब ये मंत्री इनको जवाबदेह ही है ना इनकी, है ना। तो जो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अब अगर ये पार्लियामेंट चाहेगी तो इनको हटा भी सकती है भाई, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। तो ये जवाबदेही इनकी होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कार्यपालिका जवाबदेही होती है लेजिस्लेचर की, और लेजिस्लेचर का कंट्रोल पूरा होता है इन पे। चलिए 150 देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी भैया? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आराम से कर सकते हो आप। तो हमने कहाँ से लिया? ये यूके से लिया, ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस। 151 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो संसदात्मक सरकार है भैया। अध्यक्षात्मक सरकार ये नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका भी हमने ले रखी है और संघात्मक सरकार भी हमारे पास है। ये तीनों है, बी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को कर रहा हूँ मैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आया तो लाइक करो, कमेंट करो। कुछ और सजेशन चाहिए तो बताओ, मतलब कुछ और चाहिए पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो बता सकते हो। पॉलिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, 50-50 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। चलिए।